अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो सारी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया कि दो देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दे आर स्टिल फ्रीक्वेंटली सीन इन इंडिया। ठीक है, बेशक डिक्लाइन आया है कॉम्प्लिकेशन में, लेकिन अभी तक इंडिया में देखी गई हैं। तो इसमें जो है पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इसकी वजह है, लैक ऑफ एजुकेशन, awareness about the healthcare, middle ear discharge is still being considered merely a nuisance rather than a potentially dangerous condition। ठीक है, इसको डेंजरस कंडीशन अभी तक कंसिडर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही हैं। और इसके अलावा लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड स्पेशलिस्ट इन फार फ्लंग रूरल एरियाज वेयर द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर स्टिल इनएडिक्वेट। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेंड स्पेशलिस्ट की भी कमी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जहाँ पे कम होती हैं, तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को। एक तो एज है, ये भी एक फैक्टर है। देखिए, मोस्ट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में होती हैं या फिर एल्डरली में, जहाँ पे पेशेंट की रेजिस्टेंस इन दोनों एक्सट्रीम ऑफ एजेस में उसकी रेजिस्टेंस लो होती है इस वजह से। दूसरा, पुअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, सेवरल फैक्टर्स जैसे अगर ओवर क्राउडिंग हो, पुअर हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर तक एक्सेस भी अगर लिमिटेड है तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं यानी कॉम्प्लिकेशंस की डेवलपमेंट में। नंबर थर्ड, वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत से जो ऑर्गेनिज्म है ना वो रेजिस्टेंस शो करते हैं टू द एंटीबायोटिक्स एंड एक्यूट इन्फेक्शन, और आइदर नॉट कंट्रोल और प्रोग्रेस टू सब अक्यूट और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, यानी वो सब अक्यूट या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे। इनसफिशेंट डोज अगर दिया जाए एंटीबायोटिक्स का, लेस इफेक्टिव ड्रग हो, या इनसफिशेंट पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी टाइम पीरियड जो है वो कम टाइम के लिए दी गई हो, तो उनसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। आपने याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया टाइप 3 जो है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस टाइप न्यूमोकोकस टाइप 3 पहले कहते थे, ये बहुत ही ज़्यादा वायरुलेंट होता है क्योंकि ये ऑटोलाइजिन और न्यूमोलाइजिन की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गई, और क्लोरामफेनिकोल के अगेंस्ट। ठीक है, बाकी भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं लाइक सूडोमोनास ओरिजिनोसा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, जिसको मरसा कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये वायरुलेंस पे भी डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर है। नंबर 4, इम्यून कॉम्प्रोमाइज होस्ट, वो पेशेंट जो कि एड्स से सफ़र कर रहे हैं या अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स रिसीव कर रहे हैं, इसके अलावा कैंसर के पेशेंट जो कीमोथेरेपी रिसीव कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा प्रोन होते हैं कि इनको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हों। नंबर 5, प्री फॉर्म्ड पाथवेज, इन्फेक्शन जो होता है ना वो ईजिली ट्रैवल कर सकता है बियॉन्ड द मिडल ईयर क्लेफ्ट, यानी मिडल ईयर से बियॉन्ड वो ट्रैवल कर सकता है, यानी उससे भी आगे निकल सकता है अगर कोई प्री फॉर्म पाथवे एग्जिस्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर जो हमारा बोनी फेशियल कनाल होता है उसकी डेसेंस हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, या पहले कोई ईयर सर्जरी हुई हो, टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया हो, स्टेपीडेक्टोमी, स्टेपीज जो बोन है उसको रिमूव किया जाता है ऑटोस्क्लेरोसिस वगैरह में, तो उस तरह की स्टेपीडेक्टोमी वाली कंडीशन में, या पेरीलिम्फ फिस्टुला, या कंजेनाइटली इनलार्ज अगर एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल हो, जिस तरह मोंडेनी एबनॉर्मलिटी ऑफ द इनर ईयर, ये भी हमने उदयपुर वाला बुक में से हमने डिस्कस किया था। मोंडेनी डिस्प्लेजिया, शीप डिस्प्लेजिया, डिफरेंट पढ़े थे ना, बिंग सीबरमैन डिस्प्लेजिया और मिकाइल डिस्प्लेजिया, उसमें हमने मोंडेनी डिस्प्लेजिया पढ़ा था। तो इनर ईयर का जिसमें कंजेनाइटली एक्विडक्ट जो है वो इनलार्ज होती है, एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, इस तरह के केस में। या फिर इवन अगर जो हमारा मिडल एयर उसका फ्लोर की डेहिसेंस हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, लूज़ हो जाए, तो इस तरह के सारे केसेस में एक पाथवे बन गया। ठीक है, पाथवे बन जाता है जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शन जो है वो बियॉन्ड द मिडल ईयर क्लेफ्ट ट्रैवल करेगा। नंबर 6 फैक्टर है कोलेस्टिटोमा। देखिए, ऑस्टियाइटिस या ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो हो जाते हैं ना क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में, वो बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्फेक्शन की मदद करेंगे कि वो और ज़्यादा इन्फेक्शन डीपर पेनिट्रेट करे। अक्यूट और क्रोनिक जो मिडल ईयर के इन्फेक्शन होते हैं उसमें डिजीज़ जो है, डिजीज़ प्रोसेस सिर्फ म्यूको पेरियोस्टियल जो लाइनिंग होती है हमारे क्लेफ्ट की मिडल ईयर की, वहाँ तक सिर्फ लिमिटेड होती है। लेकिन अगर ये बोनी वॉल्स के अंदर स्प्रेड कर गया, या फिर क्लेफ्ट की बोनी वॉल्स के अंदर, या फिर उससे बियॉन्ड और आगे चला गया इन्फेक्शन, तो वेरियस कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकती हैं। ठीक है, वही हम इस चैप्टर में देखेंगे डिटेल में। फैक्टर्स हो गए। अब पाथवेज क्या होते हैं इन्फेक्शन के स्प्रेड के? एक तो होता है नंबर 1 डायरेक्ट बोन इरोजन। एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है कि प्रोसेस जो है हाइपरेमिक डीकैल्सिफिकेशन का होगा,
यानी हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जहाँ पे हाइपरीमिया होगा ना, हाइपरीमिया वाला रीजन, वहाँ पे बोन डीकैल्सिफाई होना शुरू हो जाएगी। तो एक्यूट इन्फेक्शन में हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन होती है, जबकि क्रोनिक इन्फेक्शन में ऑस्टियाइटिस हो सकता है, जो सुपरफिशियल लेयर होती है बोन की उसकी इन्फ्लामेशन, इरोजन बाय द कोलेस्टेटोमा, या इवन ग्रेनुलेशन टिश्यू भी क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है। ठीक है, ये हो गई डायरेक्ट बोन इरोजन, इसके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ। नंबर 2, वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के थ्रू। देखिए हमारी जो हेवर्जन कनाल होता है बोन का, हमने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी में, उसमें जो वेन्स होती हैं वो ड्यूरल वेन्स के साथ कनेक्टेड हुई भी होती हैं, जो कि इन टर्न ड्यूरल वीनस साइनसेस के साथ और जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स हैं हमारे ब्रेन की, उनके साथ इन टर्न कनेक्टेड होता है। तो थस अगर इन्फेक्शन जो है मैस्टोइड बोन से हुआ, वो जाके थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करवा सकता है हमारे वीनस साइनसेस का। इवन हमारी कॉर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, और अगर कॉर्टिकल वेन थ्रोम्बोसिस हुई तो वो एनसेफेलाइटिस करवा देगा। कॉर्टेक्स की है ना, तो एनसेफेलाइटिस होगा, ब्रेन की इन्फ्लामेशन। तो अब ये जो मोड होता है स्प्रेड का, ये अक्यूट इन्फेक्शंस में याद रखिएगा कॉमन है, वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थर्ड रूट होता है, पाथवे होता है प्री फॉर्म्ड पाथवे, जिस तरह अभी हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किए सारे प्री फॉर्म्ड पाथवे, कंडीशंस जिनमें प्री फॉर्म्ड पाथवे बनते हैं। ठीक है, इसमें पैराग्राफ में तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कंजेनाइटल अगर डेहिसेंस हो जाए, पहला तो है कंजेनाइटल डेहिसेंस, एग्जाम्पल इन द बोनी फेशियल कनाल, फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर, ओवर द जुगुलर बल्ब। डेहिसेंस यानी हम डिसलोकेट कह सकते हैं या पार्शियल या टोटल सेपरेशन कह सकते हैं। तो कंजेनाइटल डेहिसेंस जो है ना बोनी फेशियल कनाल में हो सकती हैं, जो हमारे मिडल ईयर का जो फ्लोर होता है जहाँ पे जगलर बल्ब जो है उसके ऊपर फ्लोर की भी जो है डेहिसेंस हो सकती है। तो यहाँ पे प्री फॉर्म्ड पाथवे बन जाएगा। दूसरा पेटेंट अगर स्ट्रक्चर हो कोई, जैसे पिट्रोस्क्वामस सूचर, ये जो है अगर पेटेंट रहा तो ये भी एक पाथवे है इन्फेक्शन के स्प्रेड का। कोई प्रीवियस स्कल फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर की साइड जो है वो हील होती है जब वहाँ पे सिर्फ फाइब्रस स्कार बने, तो वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ फिर वहाँ पे फाइब्रस स्कार बना, तो वहाँ से जो है ना इन्फेक्शन परमिट हो सकता है। इसके अलावा सर्जिकल डिफेक्ट जैसे स्टेपीज़ बोन जो है हमने कहा रिमूव हम करते हैं स्टेपिडेक्टोमी के थ्रू, या जब मेस्टोडेक्टोमी में जब फेनिस्ट्रेशंस होती हैं उनसे हमारी ड्यूरा एक्सपोज हो जाएगी, तो इससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ओवल और राउंड विंडोज़, उनसे भी हो सकता है, ये भी पाथवे है। इन्फेक्शन जो लेब्रिंथ का है, ये इंटरनल एकॉस्टिक मीटस जो है वहाँ तक स्प्रेड कर सकता है। एक तो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस होता है ना, और दूसरा इंटरनल एकॉस्टिक मीटस इनर ईयर में होता है। तो लेब्रिंथ से अलॉन्ग द इंटरनल एकॉस्टिक मीटस इन्फेक्शन ट्रेवल कर सकता है। एक्विडक्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड द कोक्लिया टू द मेनिंजेस, कोक्लिया से मेनिंजेस की तरफ, ठीक है, ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो ये कुछ प्री फॉर्म्ड पाथवे होते हैं, ये सारे तीनों पाथवेज हो गए स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के, डायरेक्ट बोन इरोजन, वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, प्री फॉर्म्ड पाथवेज। अब क्लासिफिकेशन आ जाती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस जो मीडिया है उसको हमने क्लासीफाई किया गया है ग्रुप्स में। इंट्राटेम्पोरल यानी विद इन द कन्फाइन ऑफ टेम्पोरल बोन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। दूसरी इंट्राक्रेनियल, तो ये हमने उदयपुर वाला में भी अच्छे से डिस्कस किया, यहाँ पे भी अच्छा लिखा हुआ है वैसे। तो इंट्राटेम्पोरल में मेस्टोडाइटिस हो सकता है, पिट्रोसाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, लेब्रिंथाइटिस। इंट्राक्रेनियल यानी ब्रेन में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ओटाइटिस मीडिया की वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस हो सकता है, सब ड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ओटाइटिक हाइड्रोसेफलस। ठीक है, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आता है सीक्वल ओटाइटिस मीडिया का। तो सीक्वली जो है वो मिडल ईयर इन्फेक्शन का ही डायरेक्ट रिजल्ट होता है, और इसको हमने कॉम्प्लिकेशंस से डिफ्रेंशिएट करना होता है। यानी मिडल ईयर का इन्फेक्शन हुआ, उसके डायरेक्टली फिर जो रिजल्ट आया उसको हम कहते हैं सीक्वले। कॉम्प्लिकेशन से ये डिफरेंट है। अब सीक्वल में क्या क्या आता है, एक तो ओटाइटिस मीडिया हुआ तो उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है, ऑसिक्युलर इरोजन हो सकती है, एटेलेक्टेसिस एंड अडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन, ये भी ओटाइटिस मीडिया का सीक्वल है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा क्योंकि ऑसिकुलर चेन हमारी ओरोड हो रही है या उसकी फिक्सेशन हो गई है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, स्पीच इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अब लास्ट टू जो है ना, स्पीच इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये हियरिंग लॉस की वजह से हो रहा है इन द डेवलपमेंटल फेस ऑफ इन्फेंट और चाइल्ड। यानी उसका जब डेवलपमेंटल फेस चल रहा होता है बच्चे का या चाइल्ड का, उसके दौरान ये दो सीक्वले होंगे। दीज आर नॉट कॉम्प्लिकेशन, दीज आर द सीक्वले। ठीक हो गया, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना है आपने। तो सबसे पहले डिटेल में हमने क्लासिफिकेशन में जो कहा, इंट्राटेम्पोरल फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन क्या है ओटाइटिस मीडिया की। नंबर 1, अक्यूट मैस्टोइडाइटिस।
देखिए हमारी जो एंट्रम होता है मिडल ईयर में, उसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसकी इन्फ्लामेशन और हमारे मैस्टोइड एयर सेल सिस्टम की इन्फ्लामेशन इनवेरिएबल अकम्पेनमेंट होती है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया की। ठीक है, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के साथ साथ इनकी इन्फ्लामेशन होगी और उसी का पार्ट बनती है। तो ये जो टर्म है ना मैस्टोइडाइटिस, ये हम यूज़ करते हैं जब इन्फेक्शन स्प्रेड करे म्यूकोजा से लाइनिंग द मैस्टोइड एयर सेल्स। वो म्यूकोजा जो उनको मैस्टोइड एयर सेल्स को लाइन कर रहा है, वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड किया और जाके उसने बोनी वाल्स को ऑफ द मैस्टोइड एयर सेल सिस्टम उनको इन्वॉल्व कर दिया। मैस्टोइड बोन यानी इन्वॉल्व हो गई अगर हमारी बोनी वॉल फ्रॉम द म्यूकोजा, तो हम कहते हैं मैस्टोइडाइटिस हुआ है। ठीक है, म्यूकोजा से बोनी वॉल इन्वॉल्व हुई इन्फेक्शन से। क्यों हुई है, एटियोलॉजी क्या है, किस तरह हुआ। अक्यूट मैस्टोइडाइटिस यूजुअली अकम्पनी करता है, उसके साथ होगा या उसके बाद होगा, किसके, अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के। ठीक है, उसके बाद या उसके साथ अक्यूट मैस्टोइडाइटिस होता है। इसमें जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं वो हाई वायरुलेंस है ऑर्गेनिज्म की, लो रेजिस्टेंस है होस्ट की, पेशेंट की, क्योंकि या तो उसको मीजल्स है या एक्जेंथेमेटिस फीवर है पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, या कोई साथ में सिस्टेमिक डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़। तो इस फैक्टर्स की वजह से पेशेंट की जो है, इन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स की वजह से उसको सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुआ और उसके साथ ही उसको या उसके बाद अक्यूट मैस्टोइडाइटिस हो गया। अक्यूट मैस्टोइडाइटिस आपने याद रखना है कि मैस्टोइड्स में भी देखा गया है एज वेल, यानी मैस्टोइड में देखा गया है अक्यूट मैस्टोइडाइटिस विथ वेल डेवलप्ड एयर सेल सिस्टम। बेशक उसमें एयर सेल सिस्टम डेवलप्ड अच्छा है, लेकिन फिर भी उसकी मैस्टोइड की इन्फ्लेमेशन साथ में हो सकती है। बच्चे इसमें आपने याद रखना है, चिल्ड्रन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। हमारा बीटा हीमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना पैथोजन, ये इसमें मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। दो बाकी ऑर्गेनिज्म भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए। ठीक है, वो भी देखे गए। वेरी ऑफन एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म है ये भी एसोसिएटेड होते हैं मैस्टोइडाइटिस के साथ और उनको एंटीबैक्टीरियल थेरेपी की ज़रूरत होती है अगेंस्ट देम। ठीक है, एनारोबिक के अगेंस्ट हमें एंटीबैक्टीरियल थेरेपी भी देनी होती है। तो पैथोलॉजी पे आ जाए, दो जो मेन पैथोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैस्टोइडाइटिस में, वो है एक तो पस की प्रोडक्शन हो रही है अंडर टेंशन, यानी प्रेशर के अंदर पस प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन हो रही है बोनी वाल्स की। देखिए जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है ना वो एक्सटेंड हुआ है, उसकी एक्सटेंशन हुई है टू द म्यूकोपेरिओस्टियल लाइनिंग ऑफ द एयर सेल सिस्टम, वहाँ तक आ गया है इन्फ्लामेशन। तो उसने वहाँ पे पस की अमाउंट बढ़ा दी है, अमाउंट ऑफ पस जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया इन्वॉल्व। ठीक है, तो लार्ज सरफेस एरिया इन्वॉल्व और ज़्यादा पस प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे जो पस की ड्रेनेज होती है थ्रू अ स्मॉल परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या यूस्टेशन ट्यूब कैन नॉट पेस विद द अमाउंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस, यानी इतना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया पस भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि अगर छोटी परफोरेशन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में तो वो इतनी काफ़ी नहीं है कि इतने सारे पस को वो ड्रेन करे, या यूस्टेशन ट्यूब भी उसको आसानी से नहीं कर पाती। तो हमें एंट्रम का और एटिक का जो म्यूकोजा है वो स्वॉलन नज़र आएगा। ड्रेनेज सिस्टम उसका इम्पीड हो रहा है क्योंकि उसकी पस जो है ना वो टेंशन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रेशर के अंदर या टेंशन के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है पस। ठीक है, दूसरा हाइपरीमिया एंड इनगोर्जमेंट ऑफ द म्यूकोजा कॉजेस डिजोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम, यानी अब बहुत ज़्यादा हाइपरीमिया भी हुई है, वहाँ पे म्यूकोजा इनगोर्ज भी हो गया इन्फ्लामेशन की वजह से। तो जो कैल्शियम है ना हमारी बोनी वॉल्स का, मैस्टोइड एयर सेल्स की बोनी वॉल्स का, वहाँ से कैल्शियम डिजोल्व हुआ है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन, यानी हाइपरीमिया की वजह से बोन की डीकैल्सिफिकेशन हो। अब दोनों ये जो प्रोसेस है ये कंबाइन होके डिस्ट्रक्शन करवा देंगे और हमारे मैस्टोइड एयर सेल्स की कॉलेसेंस हो जाएगी और उनको कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल इरेगुलर कैविटी के साथ, जो कि पस के साथ फिल हुई भी होगी, लाइन हुई भी होगी। ठीक है, फिल हुई होगी इरेगुलर कैविटी विद पस। इसको हम कह देते हैं इम्पाइमा ऑफ द मैस्टोइड। इम्पाइमा का मतलब होता है किसी भी कैविटी में अगर पस आ जाए, तो ये मैस्टोइड कैविटी बन गई है, एक सिंगल एयर सेल्स ख़त्म हो गए, एक कैविटी बन गई और उसमें पस आ गया, तो इम्पाइमा ऑफ द मैस्टोइड। ठीक हो गया। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इस मैस्टोइडाइटिस में, जो ये हम कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं।
क्लिनिकली क्या होगा कि सिम्टम्स वैसे ही होंगे बिल्कुल अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के। अक्यूट मिडल ईयर इन्फेक्शन वाले केस में इसमें ना चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ दीज सिम्टम्स हमें मिलेगा, ठीक है। इनका सिम्टम्स का जो कैरेक्टर है वो चेंज मिलेगा, जो कि सिग्निफिकेंट होगा और पॉइंटर होगा टू द डेवलपमेंट ऑफ अक्यूट मैस्टोइडाइटिस। यानी हमने कहा कि हमें अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस वाले मीडिया वाले जो सिम्टम्स मिल रहे हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर थोड़ा चेंज होगा और पॉइंट कर रहा होगा कि अक्यूट मैस्टोइडाइटिस वाले सिम्टम्स लग रहे होंगे, उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहला कान के पीछे पेन बिहाइंड द ईयर, मैस्टोइडाइटिस है ना, मैस्टोइड तो वो वाला रीजन होता है। तो पेन हमें जो है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में मिलता है, लेकिन अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में जब हम परफोरेशन बना देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ताकि उसकी ड्रेनेज हो जाए पस वगैरह की, तो उससे हमने पढ़ा था उस चैप्टर में कि पेन सही हो रहा था, या फिर जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे एंटीबायोटिक्स के साथ। लेकिन यहाँ पे अब जो हो रहा है पेन मैस्टोइडाइटिस में, वो उसकी परसिस्टेंस, इट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ द पेन, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, परसिस्टेंट रह रहा है, इवन रिकरेंस ऑफ द पेन हो रही है। अगर एक बार सबसाइड हो रहा है तो बार बार दोबारा हो रहा है, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट पॉइंटर है कि इसमें पेशेंट को मैस्टोइडाइटिस हो गया है, ठीक है। ये एक सिम्टम मिल रहा। दूसरा हमें सिम्टम मिलेगा फीवर, पेशेंट को मुसलसल बुखार रहेगा या रिकरेंट फीवर रहेगा इन द केस ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द एडिक्वेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। बेशक हमने एडिकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी दिया, फिर भी इसको बुखार रह रहा है, तो उसको ये भी जो है पॉइंट कर रहा है टू द डेवलपमेंट ऑफ, अब उसको मैस्टोइडाइटिस डेवलप हो रही है। नंबर थर्ड, एयर से डिस्चार्ज। मैस्टोइडाइटिस में क्या होता है, डिस्चार्ज जो है वो प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा और उसकी परुलेंस पस जो है उसमें बढ़ती जाएगी। अब कुछ केसेस में डिस्चार्ज जो है वो बंद भी हो सकता है, हमने पढ़ा था ना, सेसेशन भी हो सकती है, क्योंकि उसके जो ड्रेनेज है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, उसको ड्रेन नहीं होने दे रही, तो उसकी वजह से और ज़्यादा पेन बढ़ेगा और फीवर होगा, क्योंकि डिस्चार्ज निकल नहीं पा रहा और एक्यूमुलेट हो रहा है, तो फीवर एंड पेन बढ़ेंगे, ज़्यादा होंगे। कोई भी परसिस्टेंस डिस्चार्ज की जो कि 3 हफ्तों से ज़्यादा अगर रहा डिस्चार्ज इन द केस ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो ये पॉइंट करता है मैस्टोइडाइटिस की तरफ। यानी 3 हफ्तों से ज़्यादा तक, अगर दिनों तक, हफ्तों तक, यानी 3 हफ्तों से ज़्यादा टाइम तक डिस्चार्ज रहा, इट मीन्स इट इज़ द मैस्टोइडाइटिस। ये हो गए सारे सिम्टम्स जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा। साइंस जो हमें क्या मिलेंगे मैस्टोइडाइटिस में, सबसे पहला होता है मैस्टोइड टेंडरनेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। टेंडरनेस हम एलिसाइड कैसे करवाते हैं, जो हमारा जो पेशेंट का मिडिल ऑफ द मैस्टोइड प्रोसेस है, वहाँ पे हम प्रेशर एलिसाइड करवाते हैं उसकी टिप पे, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर या फिर जो रूट होती है जाइगोमा की, वहाँ पे हम टेंडरनेस का प्रेशर जो है वो एलिसाइड करवाएंगे। तो टेंडरनेस जो है ना, वो सुपरामीटल ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, मैक्यूवन ट्राइंगल जिसको कहते हैं, उस पर टेंडरनेस एलिसाइड हो सकती है। तो ये अक्यूट मैस्टोइडाइटिस की डायग्नोस्टिक नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये हमें अक्यूट ओटाइटिस मीडिया ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ मैस्टोइड एंट्रम, यानी एंट्राइटिस की वजह से हमें वहाँ मैक्यूवन ट्राइंगल पे इन्फ्लामेशन मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी। ये डायग्नोस्टिक नहीं है कि इसमें पेशेंट को मैस्टोइडाइटिस हुआ है। टेंडरनेस शुड ऑलवेज बी कंपेयर टू दैट ऑफ द हेल्दी साइड, ठीक है, हेल्दी साइड से भी हमने कंपेयर करना होगा। यहाँ पे देखिए ये अक्यूट मैस्टोइडाइटिस दिखाया गया है, देखिए पिना जो है उसको, पिना नीचे की तरफ और फॉरवर्ड की तरफ पुश हो गया अक्यूट मैस्टोइडाइटिस में, ठीक हो गया। तो एक तो हमें साइन मैस्टोइड की टेंडरनेस का मिलेगा, दूसरा हमें साइन एयर डिस्चार्ज मिलेगा, वही परुलेंट डिस्चार्ज या म्यूकोपरुलेंट डिस्चार्ज होगा। ऑफन आपने याद रखना है पल्सेटाइल होगा, यानी इसको हम लाइट हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये डिस्चार्ज जो हमारी पास टेंसा जो है ना, उसकी सेंट्रल जो परफोरेशन हो गई है उसमें से ये डिस्चार्ज बाहर आ रहा होगा, ठीक है, मैस्टोइडाइटिस में। लाइट हाउस साइन होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब हम लाइट शो करते हैं, जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देख रहे होते हैं तो उस पर हमें पल्सेटिंग किस्म का डिस्चार्ज नज़र आता है, उसको हम कहते हैं लाइट हाउस इफेक्ट। यानी पल्सेटिंग डिस्चार्ज होगा जो कि लाइट को इंटरमिटेंटली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ऑटोस्कोपी के दौरान, तो उसको हम कहते हैं लाइट हाउस इफेक्ट। ये हमें मिलेगा इसमें मैस्टोइडाइटिस में। इसके अलावा होता है साइन जो हमें मिलेगा वो है सैगिंग ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर मेटल वाल। जो पोस्टीरियर सुपीरियर मेटल वाल होती है, ये देखें यहाँ वाली, ये वाली, इसकी सैगिंग होगी। ये क्यों हो रही है, क्योंकि ऑस्टियाटिस हो गया है बोनी पार्टी वॉल बिटवीन द एंट्रम एंड द डीपर पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द बोनी कनाल, उनके दरमियान जो है वो ऑस्टियाटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन हो गई है सुपरफिशियल बोन की, तो इसी वजह से हमें पोस्टीरियर सुपीरियर मेटल जो वाल है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की मेटल वॉल पोस्टीरियर सुपीरियर, उसकी सैगिंग मिलेगी। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें परफोरेशन मिलेगी। याद रखिएगा यूजुअली इसमें जो परफोरेशन है वो स्मॉल होगी, ठीक है,
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसमें जो परफोरेशन छोटी होगी और हमें पास टेंसा में मिलेगी। साथ में जो है ना बाकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी हमें कंजेशन नज़र आएगी। ठीक है, अब ये परफोरेशन जो है ना कभी कभार ये निपल लाइक प्रोट्रूशन की तरह हमें नज़र आएगी। ठीक है, कभी कभार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट भी हो सकती है, डल होगी और ओपेक होगी, स्पेशली उनमें जिन्होंने एडिक्वेट एंटीबायोटिक रिसीव किए हैं पेशेंट्स ने, तो उनमें बस हमें इंटैक्ट सी डल ओपेक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी मिल सकती है मैस्टोडाइटिस में। इसके अलावा जब हम मैस्टोड पे स्वेलिंग देखेंगे, साइन में हमें मैस्टोड पे स्वेलिंग नज़र आएगी। इनिशियली याद रखिएगा वहाँ पे एडिमा हो जाता है पेरीओस्टियम का, जो पेरीओस्टियम लेयर होती है ना बोन की, उसका एडिमा होगा, तो इम्पार्टिंग स्मूथ आयरन आउट फील ओवर द मैस्टोइड। ठीक है, इस तरह स्मूथ किस्म का आयरन आउट बिल्कुल इस तरह इस्त्री किया गया हो, उस तरह का हमें मैस्टोइड के ऊपर हमें मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी। और बाद में जो है रेट्रो ऑरिकुलर सल्कस ओब्लिटरेट हो जाएगा और पिना जो है वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड पुश हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मैस्टोइड पे स्वेलिंग है जिसकी वजह से फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड पिना पुश हो गया है। अच्छा, इसके अलावा आपने याद रखना है जब ये पस जो है बर्स्ट करेगी ना बोनी कॉर्टेक्स से, तो सब पेरीओस्टियल हमें फ्लक्चुएंट एब्सेस नज़र आएगी, फॉर्म हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, सब पेरीओस्टियल यानी कॉर्टेक्स जो है बोनी कॉर्टेक्स वहाँ से बर्स्ट कर गई, अब सब पेरीओस्टियम के नीचे आ गई है, फ्लक्चुएंट किस्म की है और सब पेरीओस्टियल पस फॉर्मेशन एब्सेस फॉर्मेशन है, जो कि फिर फर्दर बर्स्ट करेगी स्किन के ऊपर, उसके आगे जाहिर सी बात स्किन है, और फिर वहाँ पे फिस्टुला फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया जिस तरह ये बर्स्ट हो गया है मैस्टोइड एब्सेस, जिसमें से पस एग्जूट कर रहा है और यहाँ पे मैस्टोइड फिस्टुला फॉर्मेशन है जो स्किन से अब बाहर आ रहा है। ठीक है, पस। इसके अलावा हमें मैस्टोडाइटिस में हेयरिंग लॉस मिलता है। याद रखिएगा कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस ऑलवेज प्रेजेंट होगा पेशेंट को। और जनरल फाइंडिंग्स क्या होंगी, पेशेंट हमें इल मिलेगा, टॉक्सिक विद द लो ग्रेड फीवर, चाइल्ड जो है उसको वेरी हाई फीवर होगा विद द राइज इन द पल्स रेट आपने याद रखना है, इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फीवर की वजह से भी। तो अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवानी है मैस्टोडाइटिस में, सबसे पहला तो ब्लड काउंट है। ब्लड काउंट में हमें जो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, ठीक है, उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन मैस्टोडाइटिस की वजह से। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन ESR जब हम करेंगे क्योंकि फीवर वगैरह है तो इसलिए वो रेज्ड होगा, ESR रेज्ड मिलेगा। CT स्कैन करवाते हैं टेम्पोरल बोन का, तो उसमें जो एयर सेल्स हैं ना उनकी क्लाउडिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सुडेट फॉर्मेशन पस फॉर्मेशन है, तो क्लाउडिंग ऑफ द एयर सेल्स। बोनी पार्टीशंस होंगी बिटवीन द एयर सेल्स, ठीक है, वो इंडिस्टिंक्ट होंगी, लेकिन साइनस प्लेट जो है वो डिस्टिंक्ट आउटलाइन की तरह हमें नज़र आएगी। बोनी पार्टीशन यानी एयर सेल्स जो है ना उनके आपस में, ये देखें ना बोनी पार्टीशन है, वो बिल्कुल इनडिस्टिंक्ट हो जाएगी क्लाउडिंग की वजह से, लेकिन साइनस प्लेट हमें डिस्टिंक्ट आउटलाइन की तरह नज़र आएगी। ये असल में सिग्मोइड साइनस प्लेट भी जिसको हम कहते हैं, जो उसको सिग्मोइड साइनस के साथ जो है हमारे मैस्टोइड एयर सेल्स को सेपरेट कर रही होती है, बोन होती है, वो साइनस प्लेट हमें अच्छी तरह से नज़र आएगी CT स्कैन पे। लेटर स्टेज में क्या होता है, कैविटी जो है वो हमें मैस्टोइड में नज़र आएगी। हमने कहा था ना कि सिंगल कैविटी फिर बाद में बन जाती है क्योंकि ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एयर सेल्स, तो लेटर स्टेज में सिंगल कैविटी। नंबर 4 एयर स्वैब, ये हम करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए अगेंस्ट द एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एंटीबायोटिक। अब आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो अब मैस्टोडाइटिस देखें ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, तो इसका बहुत ही डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है। तो यहाँ पे देखें स्वेलिंग हो गई है मैस्टोइड के पीछे, कुछ भी हो सकता है, तो डिफरेंशियल हमारे हो सकते हैं बहुत से। एक तो है सुपरेशन ऑफ मैस्टोइड लिम्फ नोड, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैस्टोइड लिम्फ नोड सुपरेशन हुई है। स्कैल्प के जो इन्फेक्शन होते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ है स्कैल्प के इन्फेक्शन, उनसे मैस्टोइड जो लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और फिर वहाँ पे उनकी सुपरेशन हो जाएगी, तो एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इस तरह के केस में कोई भी प्रिसीडिंग ओटाइटिस मीडिया की पेशेंट को हिस्ट्री नहीं होगी क्योंकि स्कैल्प के इन्फेक्शन हुआ है, ओटाइटिस मीडिया साथ में नहीं होगा, ना ही एयर डिस्चार्ज, ना ही डेफनेस, तो ये हमारे डिफरेंशियल में आ सकता है और एब्सेस सुपरफिशियल ही होती है। दूसरा हम फ्रंक्यूलोसिस ऑफ द मीएटस, यानी मैस्टोइड में देखें ना, अगर एब्सेस फॉर्मेशन हुई है तो आगे उसके एक्सटर्नल ऑर्डरी कनाल है, मीएटस है, ऐसा लगेगा, वो सिमुलेट करेगा कि फरंकल फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अक्यूट मैस्टोडाइटिस के साथ। फ्रंकुलोसिस को कैसे करेंगे, एक तो हमें पेशेंट को प्रिसीडिंग अगर अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुई हो, पहले अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुई है या नहीं इसकी हिस्ट्री लेंगे। दूसरा पेनफुल मूवमेंट पिना की, जब प्रेशर जब हम देंगे ट्राइगस पे या फिर बिलो द कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द मीएटस, तो उससे बहुत ही सिवियर किस्म का एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा। ये होता है, ये हमें फरंकल में हमने पढ़ा था, हमें मिलता है। ठीक है, बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कार्टिलेजिनस पार्ट में, और पेनफुल मूवमेंट होगी जब पिना की जॉ मूवमेंट्स पे, तो पेन होता है फरंकल में।
और अगर ओटाइटिस मीडिया नहीं है तो भी, यानी पहले नहीं हुआ तो इसका मतलब इसको फरंकल है, मेस्टोडाइटिस नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी मीएटिस की स्वेलिंग सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट में कन्फाइंड है तो हम कह सकते हैं फरंकल है। डिस्चार्ज जो है कभी भी म्यूकोइड या म्यूकोपैरुलेंट नहीं था। म्यूकोइड एलिमेंट जो है डिस्चार्ज के अंदर, ये सिर्फ तभी आता है फ्रॉम द मिडल ईयर, नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर। ये आपने याद रखना है, म्यूकस आता ही मिडल ईयर से है। तो एक्सटर्नल ईयर में क्योंकि म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते ही नहीं हैं, तो इसीलिए डिस्चार्ज इज़ नेवर म्यूकोइड और म्यूकोपैरुलेंट। फरंकल वाले केस में ना ही म्यूकोइड ना ही म्यूकोपैरुलेंट, कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा फ्रंकल वाले केस में इनलार्जमेंट ऑफ द प्री या पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड भी हमें मिलती है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस यूजुअली माइल्ड होता है क्योंकि मीएटिस की ऑक्लूजन हो जाती है उस फ्रंकल की वजह से, ठीक है। फ्रंकल बन गया ना तो ऑक्लूजन हुई है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस। एब्सोल्युटली नॉर्मल लुकिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें नज़र आएगी, और ये एक्सक्लूड कर देता है पॉसिबिलिटी ऑफ अक्यूट मेस्टोडाइटिस, क्योंकि अक्यूट मेस्टोडाइटिस में हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डिफरेंट कंडीशंस देखी थी, वो हमें नॉर्मल लुकिंग नहीं मिल रही थी। ज़्यादातर हमने कहा था स्मॉल परफोरेशन हमें मिलती है पास्ट टेंसा में, अक्यूट मेस्टोडाइटिस में, और हमने कहा था कि फिर बाकी की जो हमें कंजेशन मिल रही थी और निपल लाइक प्रोट्रूजन भी मिल सकती है, और कभी कभार हमने कहा था कि इंटैक्ट भी हो सकती है डल एंड ओपेक लुकिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिन्होंने एडिक्वेट एंटीबायोटिक्स लिए हों, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है ऊपर। तो लेकिन यहाँ पे इस केस में हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग नज़र आती है फरंकल वाले केस में। ये डिफरेंशियल है हमारा, ठीक है। एक्सरे जब हम करेंगे मेस्टोइड का तो हमें क्लियर एयर सेल सिस्टम नज़र आएगा, तो ये एक्सक्लूड कर देता है अक्यूट मेस्टोडाइटिस को, क्योंकि वहाँ पे हमें हेजी से ओपेक से मिल रहे थे एयर सेल्स, क्लाउडिंग मिल रही थी इन्फेक्शन की पस की वजह से। लेकिन यहाँ पे फरंकल में क्लियर होंगे। कभी कभार डिफिकल्टी अराइज करती है जब एयर सेल सिस्टम हमें हेजी नजर आए ड्यू टू द सुपर इम्पोज सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग इन केस ऑफ फरंकुलोसिस। कभी कभार फरंकुलोसिस में सॉफ्ट टिश्यूज़ की स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग की वजह से हमें एयर सेल जो है हेजी नज़र आता है, तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है डिफरेंशियल बनाने में कि ये फरंकुलोसिस का केस है या मेस्टोडाइटिस का, अक्यूट मेस्टोडाइटिस। नंबर थर्ड हमारा डिफरेंशियल होता है इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट, यानी एयर के पीछे ऐसे अगर स्वेलिंग है तो हमारा इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट की भी जो है, इसमें पेशेंट को हमेशा कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग स्वेलिंग की हिस्ट्री होती है, ठीक है, पहले उसको कोई स्वेलिंग थी। अब अक्यूट मेस्टोडाइटिस को कैसे ट्रीट करना है? सबसे पहला तो होता है हमने पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन करनी है। पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटलाइज लाजमी करना होगा अगर हमने पहले से नहीं की, ठीक है, तो हॉस्पिटल एडमिट करेंगे। नंबर 2, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं मेस्टोडाइटिस में। अगर कल्चर एंड सेंसिटिविटी नहीं हुई तो फिर हम एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन